Hello everyone, how are you? How are you guys doing? Fine. Good Fine, morning. sir. Fine, sir. Good morning, good evening. Good evening. Yeah, Good evening. it's okay. मेरे साथ Good evening, sir. good evening everyone. तो चलो सब लोग पढ़ के आए क्या आज? Yes, sir. 100% सबको समझा है जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था सबको समझा है वो सब चीजें? हाँ? Yes, sir. मुझे कुछ दिख रहा है मुझे कुछ डिफॉल्टर्स के नाम दिख रहे हैं। हर्षल शर्मा कहाँ पे? हर्षल कहाँ पे? Yes, sir. हाँ हर्षल, आज आपका वीडियो ठीक है? ओके। कल आपने आंसर नहीं किया था, आप पढ़ के आए हो क्या? लिख के आए हो? असाइनमेंट कंप्लीट किया पहले? Yes, sir. कंप्लीट किया? ओके वेरी गुड। किसको भेजा? केशव सर को भेजा? सर भेजा था। ओके फाइन। चलो आँख बंद कर लो, फटाफट आँख बंद करो। मुझे अरे आँख बंद करो। हाँ मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फटाफट। Work done to take a unit charge from one point to another point is called potential difference. वेरी गुड। मुझे फॉर्मूला बता सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस का? I is equal to R, V is equal to IR. वो ओम्स लॉ हो गया, वो ओम्स लॉ हो गया। मैं आपको क्या बोला? फॉर्मूला बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का, जो डेफिनेशन से हमने बनाया था। भूल गए? नहीं पता सर। ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ? The potential for any material potential difference is directly proportional to electric current. वेरी गुड हर्षल शर्मा। जो ठीक है, आप आँख खोल लो। आपको वो नहीं याद है, मैं आपको वापस बता दूंगा एक बार आगे बढ़ने से पहले। और कौन है? चिन्मय, चिन्मय किधर है? चिन्मय हाँ है कि नहीं आज? हाँ हो सर। दिख क्यों नहीं रहे यार आप? चिन्मय 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 चिन्मय, हाँ चिन्मय आँख बंद कर लो फटाफट। असाइनमेंट कंप्लीट किया पहले ये बता देना मुझे। हाँ सर किया है। ओके फाइन। मुझे बताओ वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ। अच्छे से आँख बंद कर लो और मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ फटाफट। ऑन चार्ज। हाँ VAB is equal to work done upon charge. क्या? वापस बोलो। ये आपके बाजू में कौन है? वापस बोलो। VAB is equal to work done per unit charge. ओके वेरी गुड। मुझे बताओ ओम्स लॉ बताओ। Ohm's law for any potential difference, electric charge directly proportional to the electric currents. मैं ना लेक्चर होने के बाद आपको एक कॉल करूंगा, ठीक है? लेक्चर होने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा क्लास के नंबर से। ओके, कॉल पिक करना मेरा। अभिषेक, अभिषेक यस सर। कहाँ पे हो? अभिषेक 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 राठौड़। या यस सर। आँख बंद कर लो। असाइनमेंट कंप्लीट किया? यस सर, केशव सर को भेज भी दिया। ओके वेरी गुड। आँख बंद कर लो। मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है फटाफट। The opposite to flow of electric current, the opposite to flow of the opposite to flow of electric current by any material is called resistance of that material. वेरी गुड। मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था हमने तो कौन से लॉ से डिफाइन किया था? मतलब रेजिस्टेंस कौन से लॉ से एग्जिस्ट हुआ? ओरिजिन कहाँ पे था सर? रेजिस्टेंस हम लोग पहली बार कौन से लॉ में पढ़े थे? कौन से साइंस बताया था हमको? सर क्वेश्चन नहीं समझा। रेजिस्टेंस के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने कौन से लॉ में बताया था हमको? कौन से लॉ में? अरे ना ओम्स लॉ। फॉर्मूला बताओ मुझे ओम्स लॉ का। फॉर एनी मटेरियल पोटेंशियल फॉर्मूला बताओ मुझे, फॉर्मूला बताओ ओम्स लॉ का। फॉर्मूला V is equal to IR। मतलब वेरी गुड अभिषेक, ठीक है चलेगा। ओम्स लॉ में बताया था, ठीक है हमको रेजिस्टेंस के बारे में। रोहन आई रे, कहाँ पे हो रोहन? यस सर। रोहन 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 या रोहन आँख बंद कर लो। असाइनमेंट किया आपने? हाँ सर भेज दिया। ओके आँख बंद कर लो।
ओके फाइन। मुझे बताना व्हाट इज मैटर। What is matter? Matter is something which occupies some space and mass. Has some mass. Matter is made up of what? Matter is made up of something mass. Matter is अच्छा, what is atoms? atom. Smallest and indivisible a particle of matter is called atom. Okay. Potential difference define करो. Potential difference, sir, रुको. Potential रुको. difference. Work done to take a unit. रुको sir. Work done to take a unit charge. Work done to take a unit charge from one point to another point is called potential difference. Very good. Formula बता सकते हो मुझे potential difference का? Yes sir. VAB is equal to work done upon charge. Very good रोहन. भावेश कहाँ पे हो? भावेश कहाँ पे? Yes sir. कहाँ पे हो भावेश? या हाँ भावेश, आपने किया असाइनमेंट? हाँ किया. आपका नोट्स वगैरह रेडी नहीं था ना? आँख बंद कर लो चलो. या मुझे बताओ डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. The opposition of electric current in any material is called as resistance of that material. वेरी गुड. क्या हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम होता है या अलग अलग होता है? क्या? हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है. अलग होता है. पक्का? हाँ पक्का. ओके गुड. मुझे बताओ व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. मैटर कौन से चीजों से बना होता है? किससे मैटर बना होता है? Mass space. नहीं, मैटर किससे बना होता है? अच्छे से सुनो मेरा क्वेश्चन. Matter. Atoms. एटम से बना होता है. एटम किससे बना होता है? Atomic particles. हाँ, Atomic particles. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करो एक बार. The flow of electrons in a particular direction in unit time is called as electric current. वेरी गुड भावेश, वेरी गुड. ओके, सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो. आई एम हैप्पी टू सी दैट. ठीक है, तो मैं आज कोई ओरल ले नहीं रहा हूँ बाकी लोगों का. आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट लेक्चर के अंदर. लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन ऐसा ओरल नहीं होगा. ठीक है, आज नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो इसलिए. ओके चलो, ये और चिन्मय लेक्चर के बाद हमारा बात होगा. ठीक है, बस मुझे आपसे थोड़ा कुछ नहीं, थोड़ा देख लेते हैं. ओके, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं. हाँ, लास्ट लेक्चर में यहाँ पे अटक गया था ना मैं. रिप्रेजेंटेशन याद है सबको? Yes sir. टॉपिक का नाम बोलो क्या है? Representation of resistance. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सब लोग एक बार टॉपिक का नाम पढ़ो प्लीज. Representation of Representation of electrical electric. अब देखो, मैं इतना अज्यूम करता हूँ कि सबको ये मालूम है ना कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है. आई थिंक ये सबको समझ ही गया अभी, है ना? Yes sir. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ओके वेरी गुड. अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक रॉड है. ये कोई भी मटेरियल से बना हो सकता है, कोई भी मटेरियल से. ठीक है, हो सकता है कॉपर, हो सकता है लेड, हो सकता है टिन, कोई भी मटेरियल से बना है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये रॉड को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से. इतना तो सबको समझ में आ रहा है, राइट? यहाँ तक तो सब क्लियर है. ये डायग्राम किसी के लिए भी नया नहीं है. ये हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल है, राइट? सबको समझ आई? अब मुझे बताओ करंट कौन से टर्मिनल से कहां से फ्लो होगा? पॉजिटिव से फ्लो होगा या नेगेटिव से फ्लो होगा? कौन से? वेरी गुड. मालूम है ना बैटरी कैसे काम करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को फेंकता है नेगेटिव टर्मिनल में. क्या तक है? अब देखो, मुझे बताओ ये जो रॉड है, ये जो मटेरियल है, क्या इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा? एक मटेरियल का खुद का कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है. क्यों? उसका रीजन भी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हर एक मटेरियल का खुद का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है. अब
ये डायग्राम देखो अच्छे से, सब लोग ये डायग्राम अच्छे से देखो और मुझे बताओ क्या इस डायग्राम में सबको पोटेंशियल डिफरेंस का साइन दिख रहा है? हाँ, Yes. क्या ये डायग्राम में सबको इलेक्ट्रिकल करंट का साइन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, क्या ये sir. डायग्राम Yes, में sir. किसी को रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? कहीं पे रेजिस्टेंस का साइन दिख रहा है क्या? No. No. नहीं दिख रहा है ना, बट एक सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस होता है ना, तो हमको रेजिस्टेंस को किधर ना किधर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो वो अपने दिमाग से निकल जाएगा कि ये सर्किट में रेजिस्टेंस है करके। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, अच्छे से ध्यान दो सबको। आज के बाद मैं कभी सर्किट में ऐसा सर्किट नहीं बनाऊंगा चैप्टर पे, ठीक है? आज के बाद क्या, आगे आप डिग्री करो, आप कुछ भी करो, जब भी आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखोगे ना, आपको हमेशा ये डायग्राम दिखेगा जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। देखो ऐसा कुछ एक लाइन बनेगा, इसके आगे ना जो स्ट्रेट लाइन था वो ऊपर नीचे होगा, फिर वापस ये लाइन, और यहां से अपना बैटरी कनेक्ट होगा। देखो दोनों डायग्राम एकदम सेम है, बस मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो रॉड है इसको हटा दिया और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ये वाले सिंबल से। और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रॉड है इसका खुद का कुछ तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। मतलब ये रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा कुछ ना कुछ चीज इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो आज के बाद आप जब भी ये साइन देखोगे ना तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आर की। समझा सबको? टॉपिक का नाम है हमारा Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग, क्या है? Representation ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रिप्रेजेंट किया। किसको रिप्रेजेंट किया? इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंट किया सर्किट में। टॉपिक का नाम समझ रहे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मतलब मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, एक तरीका बताया रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का। किसको दिखा रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। और कैसे दिखाते? ये वाले लाइन से दिखाते, ऐसे ऊपर नीचे की लाइन से। तो अब ये डायग्राम में सब कुछ विजिबल है। तो मेरा ये वोल्टेज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट, ये रेजिस्टेंस। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ओम्स लॉ क्या सिखाता है हमको? V is equal to I into R ना? यस। तो मतलब ये पूरा सर्किट अभी कंप्लीट हो गया। मुझे V दिखाई दे रहा है, मुझे I दिखाई दे रहा है, मुझे R दिखाई दे रहा है। अब ये सर्किट जाके कंप्लीट हुआ। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आज के बाद जब भी आप ये माउंटेन वाला साइन देखोगे ना तो आपको समझ जाना है कि ये सर्किट के अंदर एक रॉड है या कोई भी मटेरियल है जिसका खुद का कुछ तो क्या है, Resistance. रेजिस्टेंस है। सिंपल है ना? सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या सिखा रहा हूँ? निहाल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? कशिश, ध्रुव, निहित मिश्रा, Yes, sir. कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज पूछ लो, ठीक है? प्लीज पूछ लो। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था अभी जो मैंने बताया। मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया आप लोग को। क्या रिप्रेजेंट किया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को किया, ठीक है? और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है क्या है। चलो सब लोग आ जाओ, यहाँ पे टॉपिक को टिक कर लो। ये हो गया अपना, फर्स्ट पेज में लिखा है ना सब लोग ने? यस सर। नोट्स बनाते जाओ यार, प्लीज नोट्स बनाते जाओ, ठीक है? ये फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट को, सॉरी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सर, हाँ बोलो। जो वो आपने डायग्राम बनाया उसमें क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का कुछ तो साइन रहता है ना? देखो क्लोज वो सर्किट क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। अब देखो ये आपको समझ में आता है ये क्या है? ये अपना मटेरियल है जो हाँ। रेजिस्टेंस दे रहा है। उसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, इतना आपको समझ में आया। अगर ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना तो हम लोग बोलते हैं कि सर्किट हमारा क्लोज्ड है, क्योंकि यहां से करंट फ्लो हो सकता है। तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है। देखो हमारे घर पे क्या होता है ना, देखो ये अपना रेजिस्टेंस है, ये समझो अपना बैटरी है। अपन घर पे एक स्विच लगाते हैं हमेशा। जैसे फैन ऑन करना है, आपके पास एक स्विच होता है, राइट? वो स्विच को आप ऑन करोगे, देखो स्विच कैसे काम करता है। अभी इसको अगर मैंने जूम किया ना तो इसके अंदर कुछ ऐसा रहेगा। देखो
एक वायर ऐसा जा रहा है और एक वायर ऐसा जा रहा है। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो, जब तक स्विच ऑफ है तो ये ऐसे अलग अलग होते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करते हो ना तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते, कनेक्ट कर लेते। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा, निहाल आपका क्वेश्चन था ना, ये कनेक्ट हो जाएगा तो करंट चालू हो जाएगा फ्लो होने को। पहले नहीं होता था। पहले क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है ना, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो करंट फ्लो होने के लिए सर्किट को क्लोज होना पड़ेगा। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, इधर से इधर उड़ी तो नहीं मारेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्लोज सर्किट का आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वो इसका मतलब ये कि आप स्विच ऑन कर दो तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, आप स्विच ऑफ कर दो तो सर्किट वापस ओपन हो जाएगा। तो ये टर्म होता है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का। अब यहाँ पे देखो, सर्किट आपको कैसा लग रहा है? ओपन लग रहा है, क्लोज लग रहा है? क्लोज लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। अगर यहाँ पे स्विच लगाया मैंने और स्विच को ओपन रखा मैं, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। और वही स्विच में अगर एक डॉट बना दिया मतलब क्या, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, वो जरूरत नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं। हमको अभी यहाँ पे V, I और R ये सीखना था सर्किट में। ये समझा आपको निहाल? यस सर। सर्किट क्लोज सर्किट का ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है आप लोग को, आपको वो याद रखो। सर दैट मींस व्हिच की also plays a role in flowing of electric current. Yes Abrish, he also plays a role in flow of electric current, but that is just a controlling device. उसके पीछे कोई साइंस नहीं है जो आपको पढ़ना है। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो भी आपको पढ़ना है ना एक्चुअली चैप्टर के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, चिप्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, तो ये सब चीजें अभी नहीं इंक्लूड करना है। मुझे आपको क्या सिखाना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट क्या है, इसको समझ रहे हैं हम लोग। इसलिए मैंने की को नहीं बताया, और भी जो कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स अभी डिस्कस नहीं किए हमने। सबरीश क्लियर है? Yes. ओके। सो मैं ये मान लेता हूँ कि सबको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अभी देख के समझ जाएगा कि सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सबको समझ जाएगा, है ना? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वर्क डन एंड। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम को हम लोग दो अलग अलग पार्ट पे सीखेंगे। एक को बोलता हूं मैं वर्क डन। चलो ये टॉपिक का नाम समझ रहे सबको? सब लोग एक बार नाम पढ़ो टॉपिक का। टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन। हिंदी में अगर इसको समझना है इजी लैंग्वेज में तो क्या बोलेंगे? काम करना, राइट? काम, वर्क डन। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वर्क डन? कोई मुझे एक आदमी बताओ। चलो किसको पूछूं मैं? तुम लोग वॉलंटियर करो, किसको आता है? वर्क डन क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को? टू डू समथिंग। हाँ देविका बोलो। टू डू समथिंग। तो यस, को मैं वर्क डन बोलूंगा। मूवमेंट विथ फोर्स। कौन बोल रहा है? मुझे बस पहला नाम बोलो। निहाल। मूवमेंट डन विथ फोर्स। Movement done with force. Okay, close enough. Sir, when the force applied on an object to move it and its displacement. कौन है ये? Sir, Harish. हाँ हरीश बोलो। Sir, when the force applied on an object and its displacement occurs, then it is called as the work. वेरी गुड। बहुत ही टेक्निकली आप एकदम एक्यूरेट स्टेटमेंट दिया आपने। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग वर्क डन क्या। आज के बाद देखो, हमको हमेशा बोला जाता है ना कि आप लोग ज्यादा काम नहीं करते हो, तो किसी ने अगर नेक्स्ट टाइम पूछा ना कि काम, आपको अगर किसी ने बोला कि काम नहीं करते हो, तो उनको पूछना कि बॉस काम करने का मतलब क्या है, व्हाट इज वर्क डन। आई एम श्योर कि 90% लोग नहीं बता पाएंगे व्हाट इज वर्क डन। ठीक है, तब आप बताना उनको कि बॉस मैं इसलिए काम नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि वर्क डन क्या होता है। जो आप ये कॉन्सेप्ट को मैं जब सिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे कि व्हाट इज वर्क डन। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज वर्क डन। ध्यान दो सब लोग, बहुत अच्छे से ध्यान दो। मेरे पास एक ब्लॉक है, दिखाई दे रहा है सबको ब्लॉक? यस सर। एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ब्लॉक है। अब एक आदमी आया, उसने क्या किया, इसको धक्का दिया।
ब्लॉक काफी बड़ा था, ब्लॉक काफी बड़ा था, तो वो उसको पुश नहीं कर पाया, वो आगे नहीं धक्का दे पाया। ये हो गया केस नंबर 1। यहां तक सबको समझ में आया? एक आदमी था, एक ब्लॉक था, आदमी ने ब्लॉक को धक्का दिया लेकिन ब्लॉक आगे मूव नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब केस नंबर 2 में जाते हैं। एक ब्लॉक था, वापस एक आदमी था, ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा था एक ब्लॉक। एक आदमी आया और उसने ब्लॉक को बहुत जोर से धक्का दिया, और जैसे ही उसने बहुत जोर से धक्का दिया, वो जो ब्लॉक था वो पहले पोजीशन 1 पे था, तो वो थोड़ा सा आगे हिल गया। ये बोल देते ये है अपना पोजीशन नंबर 1, ठीक है, और ये अपना पोजीशन नंबर 2। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ? यस सर। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ। केस नंबर 1 है, एक आदमी है, ब्लॉक को धक्का मारा, Yes. ब्लॉक बिल्कुल भी आगे मूव नहीं हुआ, वो अपने पोजीशन 1 पे ही रहा, वो अपने पोजीशन नंबर 1 पे ही रहा, 2 पे आया ही नहीं। केस नंबर 2 पे मैंने क्या किया, एक आदमी है, उसने ब्लॉक को धक्का दिया, ब्लॉक पहले पोजीशन नंबर 1 पे था, वो हिल के पोजीशन नंबर 2 पे आ गया। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों केस में मैं अगर आपको पूछूं कि कौन से केस पे आपको लग रहा है कि काम हुआ है, आपको क्या Case 2. सबको समझ में आया? Case 2. सबको समझ में आया? केस 2 में हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। क्यों? क्योंकि केस 2 में एक्चुअली अपना ब्लॉक जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आया है, और ये आने के लिए हमने क्या अप्लाई किया? हमने अप्लाई Force. फोर्स। तो जब अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैं किसी भी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं और वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है, सुनो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, एक फोर्स, एक धक्का, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि उस ऊपर अपन वर्क कर रहे हैं। So, work done is force into displacement. Work done is force into displacement. W क्या है अपना, बोलो? वर्क डन। ओके, S क्या है अपना? फोर्स। सबको दिख रहा है ना, ये फोर्स दिख रहा है यहाँ पे? या कौन अप्लाई कर रहा है ये फोर्स? Yes. ओके, तो वर्क डन इज फोर्स, और x है अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब सबको समझता है, एक जगह से जब ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पे चला जाता है तो अपने प्लेस से हट जाना, डिस्प्लेस हो जाना, उसको डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है यहाँ तक। आज के बाद किसी ने भी आपको बोला कि काम करो, तो उसको पूछना कि काम करने का मतलब क्या है, व्हाट इज वर्क डन। उनको बताना कि बहुत देखो, वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जब फोर्स अप्लाई करूंगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. 1 पे आते हैं सब लोग। यहाँ पे भी अगर मैं पूछूं वर्क डन कितना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। वर्क डन इज व्हाट? फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। By displacement. अच्छे से बताओ, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं आदमी? Yes. कर रहा है आदमी, राइट? तो फोर्स तो जीरो नहीं है, बट एक चीज है जो जीरो है, क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना हैवी है कि वो आगे मूव ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू क्या ले लूंगा? जीरो। ये पॉइंट सबको समझा मैं क्या किया? मैंने x का वैल्यू जीरो क्यों लिया? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैंने x का वैल्यू जीरो लिया तो वर्क डन को w इज इक्वल टू, फोर्स तो है मेरे पास f, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बदले में मुझे क्या रखना पड़ेगा? जीरो। ये लाइन समझा सबको? Yes, sir. f into 0. Any number multiplied by 0 is what? Zero. है ना? Any number is multiplied by 0 is the same number, right? No, sir. Zero. Very good. Any number multiplied by 0 is 0. So work done का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0.
समझ में आया? Yes, sir. निकालने तो आएगा Yes, आपको। sir. किसी ने अगर आपको पूछा कि केस नंबर 1 पे फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? हाँ हाँ. क्या हाँ. फोर्स, क्या केस नंबर 1 पे वर्क डन हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना? नहीं. नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि क्या नहीं हो रहा है वहां पे? क्या नहीं हो रहा है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। वेरी गुड। नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है वहां पे? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सिंपल है। हाँ, Yes, Yes. sir. चलो, सबके घर में दीवार है बाजू में, सब लोग क्या करो, दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करो हाथ से। बताओ मुझे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ? No. नहीं. क्या आपने कोई वर्क डन किया? नहीं किया। नहीं. No. ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes. तो हम लोग इसको डिफाइन भी, चलो मैं आपको डेफिनेशन भी दे देता हूँ वर्क डन का। वर्क डन का डेफिनेशन ये होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी, इधर तक सबको समझ में आना चाहिए, राइट? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी। मनीष, कोई बात नहीं, अभी नहीं लिखो, कुछ मत लिखो, सुनो मेरी बात अच्छे से। पीडीएफ दूंगा, आप घर पे आराम से लिखना उसको और फिर पढ़ना। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मनीष आपको पक्का ओरल करूंगा, क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है? देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी। अच्छा मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू Force. good. The displacement of any body due to the force applied on the body. Is called as work done on the body. इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ये आप यूज कर सकते हो। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑन अ बॉडी, इट इज सेड टू बी वर्क इज डन ऑन अ बॉडी व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस, या फिर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। देखो, कोई भी डेफिनेशन होता है ना, याद करने का एक ही तरीका होता है। कोई भी डेफिनेशन को अगर आपको याद करना है ना, तो एक डायग्राम याद रखना और उसका फॉर्मूला याद रखना, डेफिनेशन आप बनाते जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, Yes, sir. अच्छे से देखो, अगर वर्क डन को समझना तो आपको ये डायग्राम को याद रख लो अच्छे से। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कॉजिंग व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। समझा मैं क्या बोला? Yes, When sir. the force is applied on a body and the body displaces, then we can say that work is done on the body. सबको work done का concept clear है? Yes, sir. Yes. What is work done? yes, Work sir. done is Displacement of anybody due to Any body due to applied force the applied. body is called force applied on the body is called work done. Work done. The displacement of any body due to the force applied on the body is called as work done. आज क्या कभी बोलोगे? दिलशाद समझ में आपको? दिलशाद समझा? Yes, sir. Are you sure? Yes. Okay, fine, great. तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट आई होप सबका क्लियर हो गया है ना? Yes. But the displacement of any body due to the force applied. Okay, तो फॉर्मूला है for W is equal to F into X. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्क डन के बाद आता है, आगे बढ़ूं मैं? किसी को भी कोई Yes, sir. प्लीज पूछ लो, किसी को कोई डाउट है? No हितेश, doubt. अक्षिता, ध्रुव, प्रदीप? No No, doubt. sir. No doubt. ओके, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एनर्जी। अभी एनर्जी को हम लोग, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होते हैं, लेकिन हम लोग कौन से एक स्पेसिफिक टाइप का एनर्जी पढ़ने वाले हैं? एनर्जी ड्यू टू वर्क डन। एनर्जी ड्यू टू वर्क डन। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे अभी। अब मैं आपको वर्क डन तो सबको समझ गया है ना? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, और वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या कर दिया? वर्क डन कर दिया।
Okay, so work done is nothing but force into displacement. Work done is nothing but force into displacement. आप force दो और उसका displacement हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि work done हो रहा है. अभी ये क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, एनर्जी ड्यू टू वर्क डन. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजों को सीखते नहीं है, और जब ये सब चीजें हम लोग सीखते नहीं है तो हमको सब्जेक्ट में ना एक इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता है, तो हम लोग को सब्जेक्ट हार्ड लगता है. कोई भी सब्जेक्ट टफ लगने का, आपको कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने में टफ लग रहा है ना, तो इतना समझ लो कि आपको उसका बेसिक चीजें नहीं पता. जिस दिन आपने उसका बेसिक सीख लिया, आप दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पाओगे. ठीक है, तो अभी ये सब बेसिक्स बना रहा हूं मैं आपका चैप्टर के लिए. एनर्जी टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग एक बार. टॉपिक का नाम क्या है? कम ऑन. Energy ड्यू टू वर्क डन. टॉपिक का नाम क्या है? एनर्जी ड्यू टू work done. एक चीज बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान दो, या फिर चलो एक स्टोरी बताता हूं पहले, फिर स्टेटमेंट बताता हूं. केस नंबर 1. आप इमेजिन करो ग्राउंड पे खड़े हो. ये ग्राउंड है, ठीक है, अपना ग्राउंड के ऊपर खड़े हो. आपके हाथ पे फोन था और वो फोन नीचे गिर गया. सिंपल है ना? ठीक है, आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपके हाथ पे एक फोन था, फोन नीचे गिर गया. फोन पे कुछ स्क्रैचेस आएगा, ठीक है, या फिर टूट जाएगा थोड़ा बहुत, स्क्रीन कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा. राइट, यहाँ तक सब लोग एग्री करते हो क्या? Yes, sir. Yes. Yes. निहित क्या चल रहा है, क्या बोला मैंने? Yes sir. क्या रिपीट करो एक बार, मैंने क्या बोला? सर वो फोन एग्जांपल गिर दिया गया. केस 1 का. अपन ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, फोन नीचे गिर जाता है तो स्क्रैचेस और टूट जाता है थोड़ा सा टूट जाता है. राइट, ठीक है. अच्छा, ये हो गया केस नंबर 1. अब देखो थोड़ा सा स्क्रैचेस है. मान लो मेरा फोन काफी अच्छा था, उसके ऊपर मैंने कवर ववर लगा के रखा हुआ है, तो नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा, सिर्फ थोड़ा सा स्क्रैचेस आया. अब इमेजिन करो केस नंबर 2. केस नंबर 2 अच्छे से ध्यान दो. ये ग्राउंड था ना अपना. अब मैं ग्राउंड से थोड़ा ऊपर गया, ये सीढ़ी था, मैंने सीढ़ी चढ़ा और यहाँ पे खड़ा था, और वो जो सेम फोन था, वो सेम फोन यहां से गिरा, 5th फ्लोर से गिरा. फोन बड़ा हो गया ना, थोड़ा कम छोटा कर देता. फोन 5th फ्लोर से नीचे गिर गया. सिंपल सिनेरियो है ना, हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. आपका हाथ में एक फोन था और वो जो फोन है वो पहले ग्राउंड पे खड़े थे और वो नीचे गिर गया. ठीक है, और आप बाद में ऊपर गए, 5th फ्लोर पे गए और वहां से फोन नीचे गिर गया. तो इमेजिन करो और मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, कौन से केस में फोन ज्यादा टूटेगा? फिफ्थ फ्लोर वाले से. Second case. राइट, या सेकंड केस में फोन ज्यादा टूटेगा. मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे साथ ये दोनों रिसेंटली हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी गिरा है. ओके, पर्सनल, ठीक है, जान दो, ध्यान दो. मेरे भाई का हुआ था सर. ओके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. ध्यान दो. केस नंबर 1 पे फोन ग्राउंड फ्लोर पे था और नीचे गिर गया. केस नंबर 2 पे फोन 5th फ्लोर से नीचे गिर गया. आप इमेजिन करो और मुझे बताओ कि कौन से केस में फोन को ज्यादा डैमेज होगा? सेकंड केस. Case 2. ज्यादा प्रॉब्लम हुआ. राइट, अभी एक क्वेश्चन सोचो, ये छोटी सी ना एक चीज सोचो आराम से कि बॉस फोन सेम था, जब मैं ग्राउंड फ्लोर में खड़ा था तभी भी फोन सेम था, जब मैं 5th फ्लोर में खड़ा था तभी भी फोन सेम था. अर्थ जो ग्रेविटी से खींच रहा था फोन को, वो ग्राउंड फ्लोर में भी उतना ही था. 5th फ्लोर मतलब सेम ना, सेम प्लैनेट में खड़े ना. ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे आप अर्थ पे हो, 5th फ्लोर पे आप मार्स पे चले जाओगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना. सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही खड़े हैं, तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे भी आप अर्थ के प्लैनेट पे ही हो, 5th फ्लोर पे भी आप अर्थ के प्लैनेट पे ही हो. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, Yes sir. बताओ कि ऐसा क्या? Yes. Height is a factor in second case. Of course, height is a factor in second case. But that is not the main concept here. Height is a Displacement. That is the main concept. बताता हूँ मैं, सबरीश बताता हूँ मैं. Velocity.
तो सेम फोन जब एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिर गया तो उसमें डैमेज ज्यादा हुआ। पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप ग्राउंड फ्लोर से फोन को लेके फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे गए ना, अपने फोन के ऊपर क्या किया पता है? वर्क डन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने फोन को अपने हाथ पे लिया, फोन पे एक फोर्स अप्लाई किया और फोन को फोर्स अप्लाई करके उसका डिस्प्लेसमेंट किया ग्राउंड फ्लोर से एक पर्टिकुलर हाइट। सबरीश आपका पॉइंट, ग्राउंड फ्लोर से एक पर्टिकुलर हाइट, हाइट इज द फैक्टर राइट। ये हाइट पे लेके आने के लिए हमने क्या किया? ये हाइट पे लेके आने के लिए हमने वर्क डन किया। और ये जो वर्क डन है वो उस बॉडी के ऊपर, ये जो फोन है जो फिफ्थ फ्लोर पे है, ये फोन या हम लोग कोई भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा? ये जो वर्क डन है वो इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या बोला मैंने अभी? बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना? देखो, जब मैं केस नंबर 1 पे ग्राउंड फ्लोर पे था तो इस बॉडी का कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी करके बहुत सुना होगा आपने, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं होगा एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे उसके बारे में। मैं पोटेंशियल एनर्जी की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ मैं आपको। तो जब आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे तो आपके फोन का कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी था, खुद का एक एनर्जी था। जैसे ही आप लोग उसके ऊपर वर्क डन किया और उसको फिफ्थ फ्लोर पे लेके गए तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो बढ़ गया। ये सोचने लगे ये सब चीजें, जब ग्राउंड फ्लोर से कोई चीजें नीचे गिरता है ग्राउंड पे तो कम स्क्रैचेस आते हैं, कम टूटता है। वही जब फिफ्थ फ्लोर पे आपका ऑब्जेक्ट फिफ्थ फ्लोर पे नीचे गिरता है तो ज्यादा टूटता है, जबकि आपका सब कुछ सेम है, आपका अर्थ सेम है, आपका मटेरियल सेम है, आपका ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन जो डैमेज होता है वो बहुत अलग हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसका ये एक ऑब्जर्वेशन किया और उसका एक कंक्लूजन ऐसा निकाला कि whenever, सबका ध्यान है ना यहाँ पे, whenever Yes, sir. यस सर। Yes. work is done on a body, whenever work is done on a body, जब भी मैं कोई भी बॉडी के ऊपर वर्क डन करूंगा, that work done is stored in the body in the form of energy. टॉपिक का नाम पढ़ो, वर्क एनर्जी ड्यू टू वर्क डन। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करोगे, काम मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू करोगे और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट करोगे। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करोगे? वर्क डन करोगे। whenever the work is done on a body, the work done is stored in the body in the form of energy. जब आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए थे तो आपके बॉडी के ऊपर जो एनर्जी था वो काफी कम था, तो जब वो आपके हाथ से गिरा तो वो पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में तो ज्यादा डैमेज नहीं आया। जैसे ही आप इसको फोर्स अप्लाई कर करके ऊपर लेके गए तो आपने क्या किया? ये बॉडी के ऊपर ज्यादा वर्क डन किया। अब ये बॉडी के ऊपर जो वर्क डन किया वो सब ये बॉडी के अंदर स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे यहां से फोन नीचे गिरेगा ना तो वो उसका स्पीड बढ़ा ले, काफी हाई वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो सब कन्वर्ट हो रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में, वो सब चीजें जाने दो, वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मुझे बस इतना बताना है आपको कि आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हो ना तो आपका वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी। समझ में आया क्या बोला? Energy.
Yes, sir. चलो एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। बचपन में वो स्प्रिंग वाला कार खेला है आप लोगों ने? मतलब एक कार हुआ करता था। ओके, ये समझो ये मेरा कार है, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, तो मेरा कार ऐसे होता है। तो ये कार है, इमेजिन कर लो, ठीक है, और आप उसको पीछे खींचते थे, ऐसा पीछे आता था वो थोड़ा, और जैसे आप छोड़ देते थे वो बहुत आगे भाग जाता था। याद है वो वाला कार जिसको पीछे खींचो तो भागता है। अच्छा, वो एग्जैक्टली पता है काम कैसे करता है? जो चीजें मैंने आपको सिखाया है ना, इसी के ऊपर काम करता है वो। इसी के ऊपर क्या होता है ना एग्जैक्टली, ये देखो, ध्यान दो, यहाँ पे ना ये कार है समझो, यहाँ पे ना एक स्प्रिंग लगा होता है, ये समझो इसका व्हील है, तो यहाँ पे कहीं पे तो एक स्प्रिंग लगा होगा। अब जैसे ये कार को पीछे खींचेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये स्प्रिंग दबता जाएगा। पहले यहां तक था, तो स्प्रिंग दब गया, और पीछे खींचोगे और स्प्रिंग दबेगा, और पीछे खींचोगे और स्प्रिंग दबेगा, ऐसा दब जाता है स्प्रिंग। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो जैसे ये स्प्रिंग दब जाता है, हम लोग ने क्या किया उसके ऊपर, जैसे वर्क डन कर, वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो रहा है उस स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल लो, ठीक है। जो वर्क डन है उस स्प्रिंग के ऊपर, ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, जितना ज्यादा पीछे खींचोगे उतना ज्यादा वो कंप्रेस होगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। जैसे ही आप छोड़ते हो तो ये स्प्रिंग जो है, ये देखो, ये आपका स्प्रिंग ऐसा था पहले, आपने उसको पीछे खींचा तो यहाँ पे, और पीछे खींचा तो यहाँ पे आया, तो आपने फोर्स अप्लाई करके उसके ऊपर क्या एनर्जी स्टोर किया। जैसे आपने फोर्स को हटा दिया, अब ये जो एनर्जी है ये वापस बाहर आएगा, मतलब वो स्प्रिंग वापस खुल जाता है ना, जब आप पीछे खींचोगे स्प्रिंग को दोगे अपने आप आगे दे देगा। तो बोलने का मतलब क्या है, ये पूरे कॉन्सेप्ट से क्या सीखना है कि वर्क डन जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करोगे, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर हमने वर्क डन किया था, तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो अपन वापस भी ले सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? देखो पूरा जो आधे से ज्यादा इन्वेंशन है वो इसी के ऊपर चलता है, वर्क डन एंड एनर्जी। हम लोग ने हमारे इंजीनियरिंग के टाइम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि कितना वर्क डन किया। देखो आप तो अभी छोटे क्लास, जब आप आगे बढ़ोगे आपको ये सब सीखने को मिलेगा कि अगर आपने इतना वर्क डन किया तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, आपने ज्यादा वर्क डन किया तो ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट आपको नंबर सीखने को मिलेगा कि कितना एनर्जी में से कितना वर्क डन स्टोर होगा, या फिर कितना वर्क डन से कितना एनर्जी स्टोर होगा। ये सब चीजें आप बैठे बैठे कैलकुलेट करोगे और उसके बेसिस पे मशीन्स बनाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि बॉस वर्क डन क्या है और एनर्जी कैसे स्टोर होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ ये सब चीजें जाने दो। अभी आपको क्या याद रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो एनर्जी, ये सिर्फ आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, whenever work is done on any object, ठीक है? whenever work is done on any object or any body, it is stored in the body in the form of Energy. तो मैं हमेशा एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी स्टोर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है ये स्टेटमेंट से अभी? No, sir. मैं जितना भी वर्क डन करूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उतना ही क्या स्टोर करता जाएगा, एनर्जी स्टोर करता रहेगा। आज के बाद मैं मेरे एनर्जी को डायरेक्टली इक्वल टू, एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर वर्क करो, बॉडी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल। अब फोन नीचे से गिराओ तो कम एनर्जी है, ज्यादा नहीं टूटेगा, ज्यादा फोर्स से नीचे नहीं आएगा, ज्यादा वेलोसिटी से नीचे नहीं आएगा। अब ऊपर लेके जाओ उसको, उसके ऊपर वर्क डन करो और वहां से नीचे छोड़ो तो वो ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि एनर्जी अभी बढ़ गया है। तो जैसे एनर्जी बढ़ गया तो वो फुल स्पीड से नीचे आएगा। इसको समझो, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे भी बहुत आपके लाइफ में काम आने वाला है। Work done on a body is always stored in the body in the form of energy. टॉपिक का नाम